एक आश्रम और उसमें रहने वाला एक साधारण सा सन्यासी। आखिर ये दो चीजें किसी भी बीमारी के इलाज से कैसे जुड़ी हुई हो सकती हैं? डॉक्टर गुलाटी ने इरिटेट होकर कहा। इस वक्त वो अपने हॉस्पिटल के बोर्ड रूम में बैठे हुए थे। डॉक्टर गुलाटी हेड चेयर पर बैठे हुए थे, बाकी चेयर्स पर सीनियर जूनियर डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई थी। इसके बारे में सोचना भी इम्पॉसिबल है सर। हो सकता है वो बच्ची तारा हमारे ट्रीटमेंट से ही ठीक हुई हो और ऐसे वो आश्रम फालतू की फुटेज खा रहा है। डॉक्टर अमित ने बीच में बोलते हुए कहा। डॉक्टर ज्योति बोली, लेकिन उस बच्चे की पूरी सिटिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, उसका ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं हुआ था, तो फिर उसका कैंसर अपने आप कैसे ठीक हो सकता है? मेरा तो मानना है कि शायद उस आश्रम में जाकर ही उस लड़की का कुछ भला हुआ है। डॉक्टर गुलाटी इस बात की तरफ अपना दिमाग दौड़ाने लगी। शी इज राइट, कुछ तो हुआ है उस आश्रम में जाकर। क्या पता वो सन्यासी वहां छपकर कोई आयुर्वेदिक दवा बना रहा हो जिससे कैंसर का ठोस इलाज हो सके। एक ऐसी दवा जो कम वक्त में कैंसर को भी ठीक कर सकती हो सकता है सर। वैसे भी ये सन्यासी और बाबा टाइप के लोग इन सब कामों में बहुत आगे होते हैं। ऐसा करके ये लोग मासूम लोगों का बुरा करते हैं। हम इसे एक तरीके से तुक्का भी बोल सकते हैं। जो सन्यासी ने तारा की कंडीशन को ठीक कर दिया। डॉक्टर अमित बोली। तभी डॉक्टर गुलाटी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, जो भी हो, उस आश्रम का नाम तो बहुत हो रहा है ना न्यूज़ में, अखबार में हर तरफ उस सन्यासी और आश्रम के बारे में खबर आ रही है। लेकिन हमें भी तो पता चलना चाहिए ना कि उस सन्यासी और उसके आश्रम में ऐसी कौन सी शक्ति है आखिर। क्या उसने वहां पर कोई आयुर्वेदिक दवा बनानी शुरू कर दी या फिर ये सब उसका एक पब्लिसिटी स्टंट है जो कि वो अपने आश्रम की पब्लिसिटी के लिए कर रहा है? तभी डॉक्टर अमित ने डॉक्टर गुलाटी से कहा, सर वैसे हमारी नर्सिंग स्टाफ में एक नर्स है तन्वी, वो भी उस आश्रम में पहले जा चुकी है और इस बात की गवाह है कि उस आश्रम में और वहां के सन्यासी में कुछ तो बात है। उसका कहना है कि वो किसी के भविष्य के बारे में जो भी बात कहता है वो सच हो जाती है। ये सुनकर डॉक्टर गुलाटी अपनी चेयर पर टेक लगाकर बैठ गए और कुछ सोचते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो हमें तन्वी से मिलकर इस सन्यासी से जुड़ी हुई और भी बातों के बारे में पता लगाना होगा। रात के अंधेरे में वीरेंद्र काले घने जंगल में दौड़ा चला जा रहा था। सूखे पत्तों के ऊपर उसके भारी भरकम जूतों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। उस काले घने जंगल में इस वक्त कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई परिंदा पर मारने के लिए भी वहां पर नहीं था। दूर दूर तक सिर्फ उल्लू के बोलने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक तभी भागते भागते वीरेंद्र के जूते का फीता एक पेड़ की जड़ में अटक गया और वीरेंद्र आराम से जाकर सूखे पत्तों के ढेर पर गिर गया। वीरेंद्र दर्द के मारे कराहने लगा। अचानक तभी उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। तभी वीरेंद्र ने जैसे तैसे खुद को संभाला और फौरन खड़ा होकर दोबारा भागने लगा। वीरेंद्र की सांस भारी हो गई। वो आगे देखने की बजाय पीछे देखते हुए भाग रहा था और एक काला साया लगातार उसका पीछा कर रहा था। अगर वीरेंद्र के भागने की स्पीड तेज थी तो उस काले साये की भी कुछ कम नहीं थी। वो साया धीरे धीरे करके वीरेंद्र के करीब आ रहा था। अचानक तभी भागते भागते वीरेंद्र एकदम हैरान रह गया क्योंकि उसके सामने का जंगल खत्म हो गया था और एक लंबी सी दीवार उसके पीछे खड़ी थी। अब मैं कहां जाऊंगा? वीरेंद्र ने घबराकर अपने आप से कहा। उसने अपने दाएं देखा, बाएं देखा, वहां से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। सामने एक बहुत लंबी दीवार थी और दीवार के उस पार छलांग मार के जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था। अचानक तभी वो काला साया भी दौड़ते दौड़ते रुक गया क्योंकि वो वीरेंद्र के काफी करीब आ गया था। अब कहां बच के जाओगे वीरेंद्र? यही है तुम्हारी कहानी का अंत। उस काले साये ने वीरेंद्र को धमकाया। तभी उस काले साये ने हाथ में पकड़ी हुई मशाल पर आग लगाई और वीरेंद्र के सामने पड़े हुए सूखे पत्तों के ढेर में आग लगा दी। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों मारना चाहते हो तुम मुझे? वीरेंद्र ने दिलेरी के साथ सवाल किया। लेकिन उसको कोई जवाब देने की बजाय वो काला साया इसके सवाल पर जोर जोर से हंसने लगा। कोई है? कोई है यहाँ पर? मेरी मदद करो! वीरेंद्र चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकारने लगा। लेकिन उस काले घने जंगल में दूर दूर तक उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अचानक तभी वीरेंद्र की आंख खुल गई। अब वो पसीने में नहाया हुआ लग रहा था और उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। एक दो सेकंड के लिए तो वीरेंद्र को अपना होश तक नहीं था, लेकिन तभी उसको जलने की बहुत तेज बदबू आने लगी। वीरेंद्र ने अपने आसपास देखा तो वहां पर बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा था। तभी वीरेंद्र फौरन अपने बिस्तर पर से उठा और उसने देखा कि उसके पलंग में आग लग चुकी थी। हालांकि वीरेंद्र एक सपना देख रहा था, लेकिन असल में भी उसके साथ एक अनहोनी हो चुकी थी। हाँ, यहाँ तो सच में आग लग रही है। वीरेंद्र ने घबरा कर कहा, मैं आज कैसे निकलूंगा यहाँ से? बचाओ कोई मुझे, बचाओ! वीरेंद्र मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसके पूरे बिस्तर पर आग लग रही थी, लेकिन वो उसे पाकर कूद करके दूर नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पलंग पर आग की लपटें बहुत ऊंची उठ रही थी। भगवान, मुझे अपने पास बुलाना था तो सीधे सीधे बुला लेते, कि मेरा रोस्ट बनाने की क्या जरूरत थी? वीरेंद्र ने परेशान होकर विनती की। आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। वीरेंद्र के पलंग के चारों ओर आग लगने की वजह से उसके बिस्तर के पैर राख हो रहे थे। थोड़ी देर में वीरेंद्र का पलंग टूटकर नीचे गिरने वाला था और एक बार वो गिरा तो आग वीरेंद्र के कपड़ों तक पहुंच सकती थी, जिससे वीरेंद्र की जलकर मौत हो जाती। वीरेंद्र अपने दांतों तले उंगली दबा रहा था और इस वक्त सिर्फ भगवान को याद कर रहा था। अरे कोई है तो आ जाओ, मुझे बचा लो। ये भगवान, किसी को तो भेज दो मेरी मदद करने के लिए। वीरेंद्र काफी परेशान हो रहा था। अचानक तभी वीरेंद्र को चबूतरे के पास से कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई देने लगी। लगता है कोई मेरी मदद करने के लिए आया है। वीरेंद्र के कान एकदम खड़े हो गए।
तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सिल्वर बालों वाला वो भेड़िया जो अक्सर वीरेंद्र के पास आता था, वो वीरेंद्र के पास दौड़ा चला रहा था और उसके मुंह में एक प्लास्टिक का पाइप दबा हुआ था। उस पाइप के अंदर से पानी निकल रहा था। तभी वो भेड़िया दौड़ते हुए वीरेंद्र के पास आया और पाइप पलंग की ओर करके खड़ा हो गया। वीरेंद्र ये देखकर एकदम हैरान था, ये मेरी मदद करने के लिए कैसे आ गया? वीरेंद्र ने अपने आप से पूछा। वो भेड़िया शांति से पानी डालकर पूरी आग को बुझा रहा था। मुझे नहीं लगता इससे आग बुझने वाली है, वीरेंद्र ने घबरा कर कहा। तभी वो भेड़िया वीरेंद्र की आंखों में देखने लगा। वीरेंद्र ने जब भेड़िए की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वो भेड़िया उसको परेशान न होने के लिए दिलासा दे रहा हो। तभी धीरे धीरे करके पलंग में लगी हुई आग अपने आप ही बुझने लगी और वीरेंद्र ये सब देखकर हैरान होने लगा। अरे वाह, आग बुझ रही है। यस, मैं बच गया, मैं नहीं मरने वाला। थैंक यू भगवान जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, वीरेंद्र ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। जब आग पूरी तरह से बुझ गई तो उस भेड़िए ने पाइप को अपने मुंह से निकालकर फर्श पर फेंक दिया। वीरेंद्र ने अपने आसपास देखा और बड़ी ही सावधानी के साथ अपने पलंग पर से उतर गया। वीरेंद्र के उतरते ही वो पलंग टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। भला हो तुम्हारा दोस्त जो तुम टाइम पर आ गए, वरना आज तो मैं अपनी जान से हाथ धो बैठा, वीरेंद्र ने उस भेड़िए की तरफ देखकर कहा। तभी वो भेड़िया अपना चेहरा नीचे करके खड़ा हो गया, जैसे वीरेंद्र के सामने शर्मा रहा था। वीरेंद्र ये देखकर मुस्कुराने लगा। तभी वो उस भेड़िए के पास नीचे बैठा और उसके सिर को सहलाने लगा। आज तूने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। अगर आज तू नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर जिंदा नहीं खड़ा होता, वीरेंद्र मुस्कुराने लगा। इसीलिए आज से तू मेरा दोस्त है। इतना कहकर वीरेंद्र उस भेड़िए के पंजे से अपना हाथ मिलाने लगा। वो भेड़िया भी नीचे शर्माते हुए वीरेंद्र के हाथ से पंजा मिला रहा था। और हाँ, मैं आज से तेरा कुछ नाम रखता हूँ, वरना मैं तुझे क्या कह के पुकारूं, कभी कभी समझ में नहीं आता। फिर ये तो तू है, लेकिन जैसा तू है उस हिसाब से तेरा कुछ प्यारा सा नाम होना चाहिए। लेकिन क्या? आज से तेरा नाम बल्लू। हाँ, बल्लू मेरा दोस्त है, वीरू का दोस्त बल्लू, वीरेंद्र ने खुश होकर कहा। बल्लू भी अपनी जुबान बाहर निकालने लगा जैसे उसको अपना नया नाम बहुत पसंद आया हो। तभी बल्लू वीरेंद्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर की ओर भाग गया। वीरेंद्र उसके पीछे पीछे चला गया। अरे कहाँ जा रहा है, कुछ खाकर तो चला जा। वीरेंद्र ने पाइप समेटा और बल्लू के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन आंगन के बाहर निकलते ही बल्लू कहीं भी नजर नहीं आया। बल्लू, अरे कहाँ चला गया? क्या करता है हमेशा ये? इसकी एक आदत है, कभी भी आता है कभी भी चला जाता है और आखिर जाता कहाँ है समझ ही नहीं आता, वीरेंद्र हैरान होकर बोला। वापस आश्रम के अंदर लौटने पर वीरेंद्र काफी परेशान था। उसने अपना टूटा हुआ पलंग देखा और वहां पर बिखरी हुई काली राख को देखकर सोच में पड़ गया। समझ नहीं आ रहा पलंग पर आग कैसे लगी। मैं तो आग लगने जैसी कोई चीज नहीं रखता, उसके बावजूद पलंग में अपने आप आग कैसे लग सकती है? ओह, इसका मतलब पलंग में आग अपने आप नहीं लगी थी, पलंग में आग किसी ने लगाई थी जानबूझकर, शायद मुझे रोस्ट करने के लिए, वीरेंद्र ने कुछ सोचते हुए कहा। यह सब पहली बार नहीं हुआ मेरे साथ, पहले भी किसी ने मेरा गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। लेकिन आखिर कौन है ये जो ये बार बार मुझे मारना चाहता है और मेरी जान के पीछे पड़ा है? और वो ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसको किस बात को लेकर खतरा है जो वो मेरी जान लेना चाहता है? क्या वो इस आश्रम पे कब्जा करना चाहता है, या मेरी शक्तियां पाना चाहता है, या फिर मेरे शक्तिशाली होने से उसको कोई दिक्कत है? लेकिन मेरे पास कुछ शक्तियां हैं, अनोखी शक्तियां, इस बारे में मेरे अलावा और किसको ही पता होगा। वीरेंद्र को सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन कुछ सवाल उसको अंदर ही अंदर परेशान कर रहे थे। अचानक तभी सोचते सोचते वीरेंद्र की नजर फर्श की तरफ गई और उसके होश उड़ गए। वहां पर सफेद रंग के पत्थर पर किसी के जूते के निशान थे। वीरेंद्र फर्श पर बैठकर उस निशान को ध्यान से देखने लगा। ये जूते के निशान देखकर लग रहा है कि जूता किसी आदमी का है और ये निशान एकदम ताजा है। इसका मतलब कुछ देर पहले वो आदमी यहाँ पर था, इस आश्रम में। लेकिन कैसे? वो अंदर आता कैसे है? दरवाजा बंद रहता है, छत का दरवाजा बंद रहता है, उसके बावजूद उसको कौन सा रास्ता मिलता है जो वो अंदर आ जाता है? वीरेंद्र हैरान और परेशान हो रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे नागराज दे सकते हैं। वैसे भी उनको तो मेरे बारे में सब कुछ पता रहता है ना, मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं क्या कर रहा हूँ, हर चीज पर नजर रहती है उनकी। तो फिर शायद वो इस बारे में जानते होंगे कि कौन वो शख्स है जो मेरी जान के पीछे पड़ा है। क्या वीरेंद्र इस शख्स के ऊपर से पर्दा हटा पाएगा? क्या नागराज वीरेंद्र की इस सब में कुछ मदद कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना, रात के वक्त वीरेंद्र के पलंग में आग लग जाती है। तभी सिल्वर रंग के बालों वाला भेड़िया वीरेंद्र को आकर बचा लेता है। वीरेंद्र प्यार से उसका नाम बल्लू रख देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है। वीरेंद्र अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाता है। अब सुनिए आगे। नेक्स्ट, अगला नंबर जिसका है वो आगे आइए। तभी 60 वर्षीय रिटायर्ड सर्विसमैन आलोकनाथ अपनी बेटी प्रियंका को लेकर आचार्य गोविंद नारायण के पास आ गए। तो बताओ बेटा, क्या परेशानी है? आचार्य ने उनसे पूछा। आलोकनाथ ने उन्हें बताया। आचार्य जी, ये मेरी बेटी है प्रियंका, ये एक लड़के के प्यार में पड़ गई है, लेकिन वो लड़का दूसरे धर्म से है, इसलिए हम उसके साथ इसकी शादी नहीं करवा सकते। लेकिन इसको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है,
ये उसके प्यार में पागल हो गई है। तभी प्रियंका आलोक को घूरते हुए बोली, पापा प्लीज आप ये सब बातें यहाँ पर मत कीजिए। एक तो मैं जबरदस्ती आपके कहने पर यहाँ पर आई, उसके बावजूद आप ये सब बोलकर मुझे तंग कर रहे हैं। तभी आचार्य जी ने प्रियंका को इशारा करते हुए कहा, एक मिनट बेटा, अपने पापा को पूरी बात बतानी दो। आलोक जी आप बताइए पूरी बात। तभी आलोक ने आचार्य जी के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, आचार्य जी आपको तो पता ही है, मैं बचपन से आपको जानता हूँ। मैं बचपन से अपने पिताजी के साथ यहाँ पर आता था। अब बड़ा होकर अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि वक्त रहते इंसान कब अपने रास्ते से भटक जाए पता नहीं रहता। तभी आचार्य गोविंद मुस्कुराने लगे और आलोक से बोले, क्या नाम है उस लड़के का? तभी आलोक ने कहा, शौकत नाम है उसका, इसके कॉलेज में पढ़ता है और अब ये उसके प्यार में पागल हो गई है। अपने सिर पर से उसका भूत उतार ही नहीं रही है ना। न जाने ऐसी क्या खासियत है उस लड़के में। तभी प्रिया आलोक पर नाराज होते हुए बोली, पापा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, मेरे ऊपर कोई भूत भूत सवार नहीं है। इसे सच्चा प्यार कहते हैं और मुझे समझ में आ गया है कि मुझे शौकत से अच्छा लड़का नहीं मिल सकता। अच्छा मैंने तुम्हारे आगे अच्छे से अच्छे लड़कों की लाइन लगा रखी है, एनआरआई, बिजनेसमैन, इंजीनियर, डॉक्टर, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए प्रियंका? लेकिन नहीं, तुम तो उस शौकत के गुण गाती रहती हो। क्यों क्यों तुम्हें अपने माँ बाप का दिल दुखाना अच्छा लगता है, और क्यों उसी लड़के से शादी करनी है तुम्हें? आलोक की बात सुनकर आचार्य गोविंद नारायण भी मुस्कुराने लगे और प्रियंका को समझाते हुए बोली, बेटा आज तक जिसने भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं किया और उनके खिलाफ जाकर काम किया है, वो इंसान हमेशा परेशान ही रहा है। वो कभी भी सुकून के पल नहीं जिया है। ओ, तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि मैं शौकत को छोड़ दूं और उसे धोखा दे दूं? तभी आचार्य गोविंद नारायण हंसने लगे और बोले, नहीं, धोखा तुम उसे नहीं दोगी बेटा, धोखा तुम्हें वो देगा, क्योंकि वो है ही ऐसे धर्म से। ये सुनकर प्रिया हैरान हो गई और वो आचार्य जी की शक्ल देखने लगी। शौकत तुम्हें धोखा देगा, वो तुम्हें खून के आंसू रुलाएगा और तुम्हारे जरिए हमारे धर्म के लोगों से बदला लेगा। इसलिए बेहतर है कि तुम अभी ही उसका साथ छोड़ दो, वरना आगे जाकर जब वो तुम्हारा दिल तोड़ेगा तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें ठीक नहीं कर पाएगी। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बहुत दिल दुखेगा। ये सुनकर प्रिया और भी तंग रही। What nonsense is this? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपना आश्रम चलाने के लिए आप मुझे कुछ भी बोलेंगे क्या? प्रियंका ने इरिटेट होकर कहा। तभी आचार्य मुस्कुराने लगे और बोले, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो मत मानो, लेकिन आज से 3 महीने के बाद देख लेना, शौकत तुम्हें जरूर धोखा देगा। ऐसे लड़के शादी के मामले में बहुत जल्दी धोखा देते हैं। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। आज के युग में ऐसा कुछ नहीं होता। आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शौकत से ही। प्रियंका गुस्से में खड़ी हो गई और वहां से चली गई। तभी आलोक ने परेशान होकर आचार्य जी के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा, माफ कीजिएगा आचार्य जी, छोटी है ना, अभी थोड़ी नादान है। तभी आचार्य मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद देते हुए आलोक से बोले, कोई बात नहीं आलोक, जब वो लड़का इसे छोड़कर जाएगा तो तुम्हारी बेटी की अकल अपने आप ही ठिकाने पर आ जाएगी। ये सुनकर आलोक परेशान होने लगा और बोला, आचार्य जी कोई तो उपाय बताइए ना। एक ही उपाय है इसका, तुम घबराओ मत। शादी वाले दिन वो लड़का तुम्हारी लड़की से शादी ही नहीं करेगा, उसे धोखा दे देगा। उसके बाद तुम अपनी बेटी की शादी अपने किसी मनपसंद लड़के से करवा देना। ये सुनकर आलोक थोड़ा सेटिस्फाई होने के बाद वहां से चला गया। आचार्य जी, आपने इस लड़के के बारे में सुना क्या? आचार्य गोविंद अपने आश्रम के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनके चेले राजीव ने उन्हें लंगड़ा आश्रम के बारे में न्यूज दिखाते हुए कहा, किधर है ये आश्रम, और क्या सच में यहाँ पर जाकर लोगों की मुराद पूरी हो जाती है? कौन है ये सन्यासी जो लोगों को उनका भविष्य बता देता है? आचार्य मुस्कुराने लगे और राजीव से बोले, राजीव, ऐसे कई छोटे मोटे सन्यासी और बाबा पूरे भारत में फैले हुए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सबसे अव्वल है या चमत्कारी है या उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। हो सकता है कि इस नए सन्यासी लड़के के एक दो तुक्के सही चले गए हों, इसलिए तब से ये खुद को कहीं का बहुत बड़ा सन्यासी समझ रहा। और वैसे भी तुम्हें भारत के लोगों का तो पता ही है, वो किसी के ऊपर भी अंधाधुंध विश्वास कर लेते हैं, भले ही उस इंसान की बात सच हो या नहीं। इस बात पर चेला राजीव अपना सिर हिलाने लगा। लेकिन आचार्य जी, इस लड़के को बहुत ही ज्यादा फुटेज मिल रही है, लोग इसकी बातों पर बहुत भरोसा कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से आपकी छवि पर कोई असर पड़े। तभी आचार्य अपने चेले राजीव की शक्ल देखने लगे और बोले, हमारी छवि इतनी कमजोर नहीं है जो कल के आए हुए एक लड़के की वजह से खराब हो जाए। ये सुनकर राजीव झेप गया और इधर उधर देखने लगा। और जहां तक बात इस लड़के की है, तो अगर इसका ज्यादा ही टक्का बोला तो हम इस लड़के को सबके सामने एक्सपोज कर देंगे, क्योंकि जितना हमें पता है ये असली सन्यासी नहीं है, ये सिर्फ एक ढोंगी है। इसके पास कुछ ही तुक्के सही चल गए हैं और उसके बाद ये खुद को बहुत बड़ा सन्यासी बता रहा है। आचार्य गोविंद ने अपने हाथ पीछे बांधते हुए थोड़ा सीरियस होकर कहा, पता लगाओ राजीव कि आखिर ये है कौन और इसका आश्रम किधर है। इसके बैकग्राउंड के बारे में भी पता लगाओ, क्या करता है, कब सन्यासी बना, इस सब के बारे में हमें खबर चाहिए। जी आचार्य जी, मैं करवाता हूँ पता। राजीव अपना सिर हिलाते हुए बोला। हम भी तो देखें कि आखिर किस खेत की मूली है ये। आचार्य बोले, अरे तुमने देखा, इतनी सारी लंबी लंबी गाड़ियां भरकर पता नहीं कहाँ जा रही हैं। अरे कहाँ कहाँ जा रही हैं? इस तरफ तो उसी फेमस सन्यासी का आश्रम है ना, लंगड़ा आश्रम। मुझे तो लग रहा है कि ये लोग उसी के आश्रम में जा रहे हैं शायद।
सुबह सुबह लंगड़ा आश्रम के रास्ते में कई लंबी गाड़ियां जा रही थी। लगता है ये लोग किसी बड़े शहर से आए हैं और ये लोग न्यूज चैनल वाले हैं जो अखबारों में खबर छापते हैं। अरे तुमने नहीं सुना, उस आश्रम में जाकर एक लड़की का कैंसर ठीक हो गया, इसीलिए लोग अब उस आश्रम के बारे में बहुत बात करने लगे हैं। आश्रम के आसपास के रहने वाले लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम पहुंच गए हैं इस जाने माने लंगड़ा आश्रम में जिसे चमत्कारी समझा जाता है, जहां पर जाकर लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जहां पर किसी भी इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है। तो चलिए आज हम आपको मिलाते हैं उस सन्यासी से जो इस आश्रम के मालिक है। लेकिन यहाँ घुसने से पहले मैं अपना मास्क पहन लेता हूँ क्योंकि मुझे बीमार नहीं पड़ना। कई सारे न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स लंगड़ा आश्रम पहुंच गए थे। तो ये है वो लंगड़ा आश्रम और ये उसका गेट। यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, देखते हैं हमें अंदर क्या मिलेगा। एक मीडिया रिपोर्टर आश्रम में बिना वीरेंद्र की इजाजत के ही घुस रहा था। वो जैसे ही अंदर घुसा, आश्रम के आंगन में बैठकर वीरेंद्र ध्यान कर रहा था। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैंने 2 स्वेटर और एक जैकेट पहन रखी है, उसके बाद भी मुझे इतनी ठंड लग रही है। लेकिन सन्यासी जी ने तो कुछ भी नहीं पहना। उनके शरीर पर इस वक्त एक भी कपड़ा तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। वो ऊपर वाले की साधना में इस कदर खोए हुए हैं कि उन्हें कुछ और महसूस ही नहीं हो रहा। अपने आश्रम में ये सब होता देखकर भी वीरेंद्र अपनी साधना नहीं तोड़ रहा था। वो पूरे तन मन धन से अपने ध्यान में मग्न था। अब मैं आपको कैमरा घुमाकर ये आश्रम दिखाता हूँ। जरा देखिए कितना पुराना, टूटा फूटा और छोटा सा आश्रम है ये। यहाँ की दीवारें तो इतनी ज्यादा कमजोर हैं कि अगर इंसान हल्के से हाथ रखकर खड़ा हो जाए तो शायद ये ढह जाएगी। रिपोर्टर आश्रम की बाकी चीजों को कवर करने लगा। अचानक तभी वीरेंद्र की साधना पूरी हो गई और उसने हल्के से अपनी दाहिनी आंख खोलते हुए देखा। तो कौन जोकर है और बदतमीज इंसान मेरी बिना इजाजत के मेरे आश्रम में घुसा है। ऊपर से यहाँ के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। लेकिन अगर मैंने अभी आंखें खोल दी तो ये सीधा मेरे पीछे पड़ जाएगा और अपना बाइक लाकर मेरे मुंह के अंदर भी घुसा देगा। वीरेंद्र अपने मन ही मन बोल रहा था, क्या करूं, कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं इस जोकर से अपना। ये सब कुछ तारा को ठीक करने के बाद हुआ है। न्यूज में, अखबार में, हर जगह मेरी खबर छप रही है। अचानक तभी वीरेंद्र ने अपना ध्यान तोड़ दिया और इस रिपोर्टर पर चिल्लाते हुए बोला, कौन है आप? रिपोर्टर एकदम से रुक गया और पलटकर वीरेंद्र की ओर देखने लगा। वीरेंद्र ने फटाफट अपनी दुशाला लपेट ली। तभी इस रिपोर्टर ने अपने कैमरामैन से कहा, सुनो, अभी तक की जितनी भी वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसको यहीं पर कट कर दो। अब हम इनका इंटरव्यू अलग से लेंगे, ओके? वीरेंद्र ये सब देखकर हैरान हो गया। जिस पल का हमें इंतजार था आखिर वो आ ही गया। सन्यासी जी की साधना पूरी हो गई है, अब हम उनसे बात करेंगे। इतना बोलकर वो रिपोर्टर वीरेंद्र के पास आया और उसकी तरफ कैमरा फोकस करते हुए बोला, तो सन्यासी जी हमें बताइए कि आप कैसे किसी भी इंसान की इच्छा पूरी कर देते हैं। आखिर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास जिसका जादू आप लोगों के ऊपर चलाते हैं और हर कोई इंसान आपके आश्रम से खुश होकर जाता है। आज तो पूरा भारत इस राज के बारे में जानना चाहता है। वीरेंद्र एकदम से झेप गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले कि वो इस रिपोर्टर को कोई जवाब दे पाता, तभी आश्रम के अंदर एक नया रिपोर्टर अपने कैमरामैन के साथ आ गया। ये देखिए, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो आश्रम के अंदर आते ही हमें सन्यासी जी सामने खड़े हुए मिल गए। सन्यासी जी से हाय टू कैमरा। अरे नहीं यार, एक मुसीबत कम पड़ रही थी जो दूसरी भी आ गई। अभी दो जोकरों से मैं कैसे जूझूंगा? वीरेंद्र परेशान होकर अपने मन में कहने लगा। वैसे सन्यासी जी दिखने में काफी फ्रेंडली लगते हैं, हमें लगता है कि शायद वो हमारे हर सवाल का जवाब आसानी से दे देंगे। तो चलिए पूछते हैं उन्हीं से। वीरेंद्र को गुस्सा आने लगा और गुस्से के मारे वो अपनी मुट्ठी भींचने लगा। तभी वो मीडिया रिपोर्टर्स पर भड़कते हुए बोला, आप लोग यहाँ पर किसकी इजाजत से आए? मेरी इजाजत के बिना आप लोगों की इस पवित्र स्थल पर आने की हिम्मत कैसे हुई? वीरेंद्र कैसे सामना करेगा इन रिपोर्टर्स का? क्या एक सन्यासी होकर सबके सामने इतना गुस्सा करके उसने ठीक किया? जाने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि जाने माने आचार्य महाराज गोविंद के कानों तक आश्रम और वीरेंद्र के कारनामों की खबर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ मीडिया वाले भी लंगड़ा आश्रम पहुंच जाते हैं और वीरेंद्र का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। अब सुनिए आगे। आप लोग आश्रम के अंदर मेरी बिना इजाजत के कैसे आ गए? वीरेंद्र ने खूब सख्ती के साथ रिपोर्टर से पूछा। तभी एक रिपोर्टर ने फौरन वीरेंद्र को जवाब दिया, सन्यासी जी हम तो मीडिया से हैं और यही हमारा काम है, अनोखी अनोखी जगहों पर जाकर कवरेज करना और आप जैसे अतरंगी मतलब महान लोगों का इंटरव्यू लेना। वीरेंद्र को यह सुनकर और गुस्सा आने लगा। सन्यासी जी हम जानना चाहते हैं कि आप इतनी ठंड के मौसम में बिना वस्त्र के मेडिटेट कैसे कर सकते हैं? अबे यार, ये गधे के जमचीचर की तरह मेरे पीछे पड़ गई। लगता है जानकारी रहेगी कि मैं ये क्यों करता हूँ और वो कैसे करता हूँ, पानी कैसे पीता हूँ, सांस कैसे लेता हूँ। वीरेंद्र अपने मन में बड़बड़ाने लगा। इतने साल अकेले रहने के बाद वीरेंद्र को यूं सवालों के जवाब देने की आदत नहीं रही थी। अचानक तभी नागराज ने उससे कहा, भूल मत मूर्ख, इन कैमरों के जरिए तो इस वक्त दुनिया की नजरों के सामने है, इसलिए अपने गुस्से पर थोड़ा काबू कर और ऐसे बर्ताव कर जो एक महान सन्यासी को शोभा दे। नागराज की चेतावनी सुनकर वीरेंद्र को सच्चाई का एहसास हुआ। अबे हाँ यार, मैं ये बात बार क्यों भूल जाता हूँ। सबको टोपी पहनानी है मुझे, मतलब सबकी नजरों में खुद को अच्छा दिखाने के लिए मुझे अपने गुस्से पर काबू करना पड़ेगा। अब वीरेंद्र ने एक लंबी सांस ली और अपने बर्ताव को थोड़ा चेंज किया। ध्यान लगाना तो आत्मा का ऊपर वाले से मिलन होता है और आत्मा को ऊपर वाले से मिलने के लिए ठंड तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वीरेंद्र की बात सुनकर रिपोर्टर्स अपना सिर हिलाने लगे। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ आप लोगों के आने के बावजूद भी मैंने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। मैंने ईश्वर की याद में खुद को मगन रखा। इस बात पर सिर हिलाने के साथ ही कुछ रिपोर्टर्स आपस में खुसर-फुसर भी करने लगे। अब सन्यासी जी
हम जानना चाहते हैं कि आखिर आपके पास ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्तियां हैं जो आप लोगों की इतनी मदद करते हैं। तभी इस बात पर वीरेंद्र मुस्कुराने लगा और बोला, मेरे पास कोई अनोखी शक्ति नहीं है, मैं तो सिर्फ लोगों की मदद करता हूँ। लोगों की भलाई का काम तो सीधा ऊपर वाला करता है। मेरे पास सिर्फ ज्ञान है और तजुर्बा, और उसके बल पर मैं लोगों का भला करता हूँ, क्योंकि लोगों का भला करने वाला इंसान ही एक सच्चा धर्मी होता है। वीरेंद्र ने अपनी उंगली को ऊपर उठाते हुए सबको बताया। वहां पर मौजूद लोगों के चेहरे से लग रहा था कि वो वीरेंद्र की छवि से काफी आकर्षित हो रहे हैं। देखा तुमने, सन्यासी जी कितनी बड़ी और समझदारी की बातें करते हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो लगता है कि उनके बारे में लोग जैसा समझते हैं वैसा ठीक नहीं है। इस इंसान में सच में कुछ ना कुछ तो बात है, तभी तो ये हम सबसे इतना अलग है। इतने कम उम्र के होने के बाद भी सन्यासी जी को चीजों की कितनी अच्छी समझ और परख है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तो सन्यासी जी का शिष्य ही बन जाता। चारों तरफ वीरेंद्र अपनी कही हुई बातों का नशा फैलते हुए देख सकता था। उसे अंदर ही अंदर इस बात से बहुत खुशी हो रही थी। तभी एक रिपोर्टर ने अपना अगला अनूठा सवाल किया, सन्यासी जी, आपने उस बच्ची के कैंसर को कैसे ठीक किया? क्या आपने आश्रम में कोई जादुई दवा छुपा कर रखी है? क्या आपके पास ऐसी कोई अनोखी मशीन है जो शायद किसी दूसरे ग्रह से आई? क्या आपने उसका इस्तेमाल करके उस बच्ची के कैंसर को ठीक किया? उस रिपोर्टर की बात सुनकर वीरेंद्र हंसने लगा और बोला, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जादुई दवा ऐसी उस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। दवा से ज्यादा तो ऊपर वाले की दुआ में जादू होता है। शायद वही दुआ उस बच्ची के काम आई है। सन्यासी जी, लेकिन एक बात तो हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि कभी कभी किसी बीमार इंसान के लिए दुआ भी काफी नहीं होती। मेरी दादी को स्टेज 2 का कैंसर था। हमने उनके लिए बहुत दुआ कराई, कई जगह पर माथे टेके, मन्नत भी मांगी और तो और अच्छी से अच्छी जगह पर इलाज भी करवाया, लेकिन तब भी हम उनको नहीं बचा सके। अब इस सूरत में आप क्या कहेंगे कि क्या भगवान की दुआ में भी दम नहीं होता? ये सुनकर वीरेंद्र चीख गया और एक पल के लिए चुप हो गया। अंधविश्वास का जमाना खत्म हो चुका था, इसीलिए अपने आश्रम में लोगों का विश्वास जगाने के लिए वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए आखिर में जवाब दिया, वो कहते हैं ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। देखिए, दुआ किस नियत से मांगी जाती है उससे भी फर्क पड़ता है। अगर तुम्हारी दुआ में थोड़ा भी लालच या छल होता है तो वो कभी पूरी नहीं होती। वीरेंद्र की बात सुनकर वो रिपोर्टर एकदम चुप हो गया और अपने साथियों की शक्ल देखने लगा। सन्यासी जी, हम आपके आश्रम का एक मुआयना लेना चाहते हैं। इस आश्रम को देखकर हमें लगता है कि ये काफी साल पुराना है, इसीलिए यहाँ से हमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलेगी जो कि हमारे दर्शकों को काफी पसंद आएगी। हमारे दर्शक भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं लंगड़ा आश्रम और यहाँ के अनोखे सन्यासी के बारे में जानने के लिए, रिपोर्टर ने कहा। तभी ये सुनकर वीरेंद्र की मोहर एकदम तन गई और उसने मन में अपने आप से कहा, नहीं, मैं इन लोगों को आश्रम के अंदर नहीं आने दे सकता। नागराज जी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। नहीं, मैं आप लोगों को आश्रम के अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकता। ये सुनकर सभी मीडिया रिपोर्टर शॉक हो गए और वीरेंद्र की शक्ल देखने लगे। आपके सभी सवालों के जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को किसी और चीज में शंका होगी, इसलिए आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सुबह सुबह का वक्त है, मुझे भी आश्रम में पूजा अर्चना करनी है। वीरेंद्र का ये स्टेटमेंट सुनकर रिपोर्टर्स में एकदम से गहमा गहमी हो गई। अरे, ये सन्यासी जी कैसी बातें कर रहे हैं? हम इतनी दूर से सफर करके यहाँ हिमालय के पर्वतों में आए हैं सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने के लिए, और ये हमें ऐसे टकासा जवाब दे रहे हैं। तुमने ठीक कहा, ये चीज तो बहुत गलत हो जाएगी। हमारे चैनल की टीआरपी इस खबर पर डिपेंड करती है। मैं बॉस को वापस जाकर क्या जवाब दूंगा? आखिर इतनी मुश्किल से इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला है। अरे, हम मीडिया वाले हैं, इतनी आसानी से आप नहीं मानेंगे। इन्हें हमें अंदर आने ही देना होगा और हम पूरे आश्रम की कवरेज लेकर ही आज यहाँ से जाएंगे। रिपोर्टर्स आपस में टीम अप कर रहे थे। सन्यासी जी, आप हमें अंदर आने से मना नहीं कर सकते, हम रिपोर्टर्स हैं। हमारे पास अपने कुछ राइट्स होते हैं और हमारे पास पूरा पूरा हक है आपके आश्रम की कवरेज लेने का। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम चेप गया। हे भगवान, ये लोग तो हमें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। अब मैं ठहरा 10वीं फेल, मुझे क्या पता कि मीडिया वालों के क्या राइट्स होते हैं। होते होंगे कुछ, लेकिन अभी मैं इस बला से कैसे निपटूं? अचानक तभी ये सोचते सोचते वीरेंद्र की नजर उस रिपोर्टर की बाजू की तरफ गई। उसके बाद उसने बाकी सभी रिपोर्टर्स के कपड़ों को भी अच्छे से चेकआउट किया। यस, मिल गया रास्ता। वीरेंद्र ने अपने मन में खुश होते हुए कहा, देखिए, मेरे आश्रम में कोई राज नहीं है। राज तो इंसान के मन में होता है, लेकिन इस वक्त मेरा आप लोगों के अंदर आने देने का मकसद सिर्फ एक ही चीज है, और वो है आप लोगों का पहनावा। वीरेंद्र की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कपड़ों में क्या खराबी? आखिर एक आश्रम है, यानी कि भगवान का घर। यहाँ पर भगवान के नाम को याद किया जाता है, और आप लोग यहाँ पर ऐसे बेढंगे कपड़े पहनकर आए हैं। आश्रम में आने के लिए आपको तहजीब के, तमीज के कपड़े पहनने होंगे। ऐसे कपड़े जो आपके शरीर को पूरे तरीके से ढके, जो चुस्त ना हो, जिनमें इंसान की शर्म हया बरकरार रहे। ये सुनकर सभी रिपोर्टर्स जिन्हें गए और अपना सिर खुजाने लगे। मैं तो मंदिर में भी ऐसे कपड़ों में जाती हूँ, बस कभी कभी पंडित जी के कहने पर सिर के ऊपर पल्लू डाल लेती हूँ। एक फीमेल रिपोर्टर फौरन बोली, अरे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब सन्यासी जी जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हम उनके आश्रम में न जा पाए। हाँ, तुमने ठीक कहा। अगर हम इतनी सी बात को लेकर यहीं पर रुक गए तो हमारा वक्त खराब हो जाएगा। उसके बाद हमें कहाँ ही मौका मिलेगा चैनल की तरफ से यहाँ पर दोबारा आने का। मैं तो कहता हूँ सब लोग एक साथ आगे बढ़ो और आश्रम के अंदर घुस जाओ। सन्यासी जी अकेले हैं, वो हम सबको कहाँ रोक पाएंगे? हम इतने सारे और वो एक अकेले, हमारे सामने टिकना उनके लिए नामुमकिन है। सभी रिपोर्टर्स आपस में गुट बना रहे थे। ठीक है, फिर हम ऐसे ही करते हैं, चलो सब एकदम से आगे बढ़ो। सन्यासी जी हमें रोक नहीं पाएंगे और हम एकदम से आश्रम में इधर उधर फैल जाएंगे। सभी रिपोर्टर्स ने आपस में सलाह कर ली। आश्रम के गेट के अंदर अभी सिर्फ 2 रिपोर्टर्स ही घुसे हुए थे, बाकी सारे रिपोर्टर्स की भीड़ बाहर ही थी।
3 की गिनती होते ही हम सब गेट को खोलते हुए अंदर की ओर चले जाएंगे। जो रिपोर्टर सबको लीड कर रहा था उसने कहा, तैयार हो सभी? 1 2 3। उसके 3 गिनते ही सभी रिपोर्टर्स पूरा गेट खोलते हुए अंदर की ओर आ गए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वीरेंद्र उन सबकी हरकत से परेशान हो गया। हो गया हमारा काम, अब बस अंदर जाकर सब लोग आश्रम में इधर-उधर फैल जाना। जो रिपोर्टर लीड कर रहा था उसने सबसे कहा। लेकिन अगले ही पल वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अचानक से भेड़िए के गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगी। सभी रिपोर्टर्स अपनी अपनी जगह पर जम गए। किसी ने वहां से हिलने की जरूरत नहीं की। ये तो भेड़िए की आवाज है। तभी अचानक आश्रम के अंदर से बल्लू गेट की तरफ चलता हुआ आ रहा था। बल्लू यहाँ पर? वीरेंद्र ने हैरान होकर अपने भेड़िए दोस्त से कहा। लेकिन बल्लू आश्रम के अंदर क्या कर रहा था और वो कब आया? मुझे पता ही नहीं चला। ये तो भेड़िया है। बल्लू को देखकर रिपोर्टर्स की फट रही थी। बल्लू किसी शेर की तरह उन सभी की ओर चलता हुआ आ रहा था। अरे सब देख क्या रहे हो? भागो यहाँ से। भागो नहीं तो ये भेड़िया आप सबको खा जाएगा। सभी रिपोर्टर्स लदर बदर वहां से भागने लगे। एक भगदड़ जैसा माहौल बन गया और ये नजारा देखकर वीरेंद्र बहुत खुश होने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो मुस्कुराकर बल्लू की तरफ देख रहा था। बल्लू भी उसको मासूमियत के साथ आंखों में देख रहा था। तभी जैसे ही रिपोर्टर्स बाहर निकलने लगे, वीरेंद्र फौरन गेट के पास गया। उसने गेट को फटाफट अंदर से लगा लिया और कुंडी बंद कर दी। सभी रिपोर्टर्स घबराते हुए बाहर की ओर निकल गए। तभी वो लोग हाँफते हुए आपस में बातें करने लगे। आज तो बाल बाल बच गए, वरना कवरेज के चक्कर में ये लाइफ की आखिरी कवरेज बन जाता। तभी रिपोर्टर ने बात की बारीकी को पकड़ा और गौर करते हुए बोला, अरे तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी? जितना ज्यादा हम उस भेड़िए से डर रहे थे, सन्यासी जी को तो बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो कितने आराम से खड़े हुए थे उस भेड़िए के बगल में, और वो भेड़िया भी, वो भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। और अभी हम सबको बाहर निकालने के बाद वो अंदर ही है, उस भेड़िए के साथ, वो भी बिना किसी डर और खौफ के। उस रिपोर्टर की बात सुनकर बाकी सभी लोगों का भी दिमाग चलने लगा। तुमने ठीक कहा, कुछ तो चक्कर है। क्या वो सन्यासी जी का पालतू भेड़िया है, या फिर उन्होंने उसके ऊपर भी अपना कोई जादू चला रखा है? तभी एक और रिपोर्टर ने कहा, मुझे तो लगता है कि शायद सन्यासी जी ने उस भेड़िए को इंसान से भेड़िए में बदल दिया होगा। वैसे भी ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता है, हो सकता है उनको जादू टोना भी आता हो। क्या मीडिया वालों की तीखी निगाह लंगड़ा आश्रम की राज बाहर निकाल पाएगी? आज की हार के बाद क्या मीडिया वाले फिर से वीरेंद्र को तंग करेंगे? और कैसे कैसे चैलेंजेस आने वाले हैं वीरेंद्र की तरफ, अब जब पूरी दुनिया की नजर उस तक पहुंच चुकी है? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना, रिपोर्टर्स जबरदस्ती आश्रम के अंदर घुसकर वीरेंद्र का इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तभी वीरेंद्र बहाने से उन सबको अंदर आने से मना कर देता है, लेकिन रिपोर्टर्स तब भी चालाकी से आश्रम के अंदर घुस जाते हैं। तभी भेड़िया बल्लू आकर उन सबको डराकर भगा देता है। अब सुनिए आगे। चलो शुक्र है इन सबसे पीछा तो छूटा मेरा। अच्छा हुआ बल्लू जो तू आ गया, लेकिन तू आया कब? मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा अब समझ में आया मुझे, जब मैं ध्यान लगा रहा था शायद तू तब आश्रम के अंदर आया होगा। वीरेंद्र गेट से बाहर देख रहा था और अपने पीछे खड़े हुए बल्लू से बात भी कर रहा था। वीरेंद्र बल्लू और अपनी दोस्ती का खूब फायदा उठा रहा था। अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे दिमाग में आया कैसे? ये बोलते वक्त वीरेंद्र ने जैसे ही पलटकर देखा तो वो एकदम से दंग रह गया। बल्लू कहां चला गया बल्लू? अरे अभी तो यहीं पर था, अचानक कहां गायब हो गया? इसका भी मुझे समझ में ही नहीं आता, कहां से आता है और पता नहीं कहां चला जाता है। आखिर इस चांदी जैसे भेड़िए का इस आश्रम और वीरेंद्र से क्या रिश्ता था? आखिर कोई इतने खूंखार जानवर से कैसे नहीं डर सकता है? मेरा तो दम निकल रहा था उस भेड़िए को देखकर। उस भेड़िए का कद मेरे जितना था। एक रिपोर्टर ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, ठीक कहा तुमने। अच्छा हुआ जो हमने वहां रुकने के लिए ज्यादा जबरदस्ती नहीं करी, वरना थोड़ी सी टीआरपी के चक्कर में वो भेड़िया हमारे ऊपर हमला कर देता। अब दूसरे रिपोर्टर ने जवाब दिया, लेकिन मुझे इस आश्रम का हिसाब समझ में नहीं आ रहा। जितना ज्यादा हम इस बुद्धि को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उतनी ही ज्यादा उलझती जा रही है। ये सन्यासी बहुत ही चमत्कारी लग रहे हैं। पहले तो भविष्य देखकर उनका लोगों की मदद करना, उसके बाद उस लड़की तारा का कैंसर ठीक कर देना, और अब एक खूंखार पालतू भेड़िया उनका दोस्त निकला। और कितना कुछ अजीब है सन्यासी जी और उस आश्रम के बारे में। मीडिया रिपोर्टर ने हैरान होकर कहा, इसलिए हमें इस खबर की तह तक पहुंचना ही होगा। आज रात के लिए तो हम लोग पास में ही कोई होटल बुक कर लेते हैं। कल एक बार यहाँ आकर फिर से कोशिश करेंगे, शायद हमें कुछ कवरेज मिल जाए। भेड़िए के साथ सन्यासी वीरेंद्र को देखकर कुछ रिपोर्टर्स की उत्सुकता और जज्बा दोनों बढ़ गए थे। सन्यासी जी का कहना है कि आत्मा और परमात्मा के मिलन में ठंड तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं आ सकती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं लंगड़ा आश्रम के इकलौते सन्यासी से, जिनके बारे में सब कुछ अनोखा है। उनके महान कारनामों की वजह से ही हम आज आपको ले चले हैं उनके पास। दिल्ली के नवोदय आश्रम में बैठे आचार्य गोविंद अपनी टीवी स्क्रीन पर यह खबर सुन रहे थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। गुस्से के मारे आचार्य जी के दोनों नथने फूल रहे थे। अचानक तभी उन्होंने गुस्से में टीवी बंद कर दिया। पिछले कई सालों से आचार्य गोविंद को टीवी पर आकर सबसे ज्यादा अहमियत पाने की आदत थी, इसीलिए आज वीरेंद्र को खबर में देखते ही वो चिढ़ रहे थे। क्या हुआ आचार्य जी, सब ठीक तो है? आचार्य गोविंद के चेले शैलेश ने पूछा। ठीक? क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे सामने? ये सब आखिर चल क्या रहा है? कल का ये छोकरा आकर सबके सामने इतनी लाइमलाइट बटोर रहा है, और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने तुक्के से कुछ चीजें अच्छी कर दी।
कुछ लोगों का भला कर दिया, एक लड़की का कैंसर ठीक कर दिया है और उसके पास खुद का एक पालतू भेड़िया है। अरे क्या सबूत है इन चीजों के होने का? आचार्य गोविंद ने गुस्से में कहा। और हमारी सालों की मेहनत का क्या? आज तक कोई सन्यासी तो क्या, कोई ऐसा पंडित तक पैदा नहीं हुआ जो आचार्य गोविंद के नाम को पीछे करे। आज भी हमारे पास भक्तों की लाइन लगी रहती है जो अपने जीवन की समस्याएं हमारे पास लेकर आते हैं। ऐसे में अगर ये छोटी मोटी जगह के सन्यासी ऐसे उछलने लगे तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये सुनकर शैलेश और बाकी सभी लोग चेप गए और इधर उधर देखने लगे। तो फिर हमें क्या करना चाहिए आचार्य जी? शैलेश ने पूछा। तभी आचार्य गोविंद शैतानों की तरह मुस्कुराने लगा और अपने टकले सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, करना क्या है, इस परिंदे के पर काटने पड़ेंगे ताकि आसमान में कम ऊंचाई पर उड़े। हाँ, लगता है मुझे आश्रम की सफाई करने के लिए किसी को रख लेना चाहिए। कभी कभी सारा काम मुझसे संभाला नहीं जाता। हे महादेव जी। शाम के वक्त वीरेंद्र अपने बिस्तर पर लेटकर आराम कर रहा था। नींद भी नहीं आ रही है मुझे, लेकिन उठकर कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा। वीरेंद्र परेशान होकर इधर उधर करवट बदल रहा था। तभी उसने आखिर में अपना फोन ही हाथ में लिया। थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ, शायद उससे नींद आ जाए। ये मेरा नंबर है, अगर शाम के वक्त आपको वक्त मिले तो मुझे जरूर मैसेज करना। अचानक तभी वीरेंद्र को उस अनजान लड़की रसिका की याद आ गई जिसने अपना फोन नंबर वीरेंद्र को दिया था। वीरेंद्र ने फटाफट रसिका का नंबर खोला और उसे देखते हुए बोला, शाम का वक्त हो रहा है, शायद रसिका इस वक्त फ्री होगी, उसे कॉल करके देखता हूँ। इतना कहकर वीरेंद्र ने उसके नंबर पर कॉल किया। उसके नंबर पर घंटी तो जा रही थी, लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। अरे बड़ी अजीब बात है, पहले तो खुद ही कहा था कि नंबर पर कॉल करो और कॉल भी नहीं उठा रही। वीरेंद्र का मूड ऑफ हो गया। अचानक तभी उसको अनिल का ख्याल आया। रसिका ने अपने गांव का नाम बताया था और वो अनिल का ही गांव है। एक काम करता हूँ, अनिल को कॉल करके इसके बारे में थोड़ी जानकारी निकलवाता हूँ। इतना कहकर वीरेंद्र ने अनिल का नंबर डायल कर दिया। कैसा है वीरू, आज इतने दिनों बाद कैसे याद कर लिया तूने? मुझे तो लगा था तू मुझे भूल ही चुका है, आजकल इतना फेमस जो हो रहा है तू। कॉल की दूसरी तरफ से अनिल ने वीरेंद्र की टांग खींचते हुए कहा, अबे कहाँ है यार अनु, तुझे मैं कैसे भूल सकता हूँ? तू मेरा यार है यार, मेरी हर मुश्किल का साथी, मेरा सुख दुख का साथी, ऐसे हम लोगों नहीं भूला जाना। वीरेंद्र ने फिर आगे पूछा, अच्छा वैसे मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? हाँ बता ना, अनिल ने सुनते हुए कहा। वो मुझे तुझसे एक लड़की के बारे में पूछना था, शायद वो तेरे गांव से ही है। अच्छा कौन सी लड़की, नाम क्या है उसका? मुझे तो अपने गांव के हर एक इंसान का नाम रखा रहता है, तू किसी का भी नाम बोल दे, अगर वो मेरे गांव का होगा मैं तुझे फौरन बता दूंगा कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, बल्कि अगर तू चाहे तो उसका नंबर भी दिलवा दूंगा। अनिल ने उसे छेड़ते हुए कहा। वीरेंद्र इस बात पर मुस्कुराने लगा और बोला, अरे नहीं यार, नंबर वंबर नहीं चाहिए, मुझे बस उस इंसान के बारे में पूछना था। उस लड़की का नाम रसिका है, तेरे ही गांव से है, इसलिए मैंने सोचा कि उसके बारे में तुझसे पूछूं। रसिका, रसिका नाम की तो कोई लड़की नहीं रहती मेरे गांव में, अनिल ने फौरन कहा। ये सुनकर वीरेंद्र का मुंह छोटा सा हो गया और वो बोला, क्या? अरे तू ढंग से याद करने की कोशिश करना, लंबे बाल, गोरा रंग। अरे हाँ हाँ, मुझे अच्छे से याद है, इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती मेरे गांव में। हो सकता है तुझे उसके नाम में कोई धोखा हो गया हो। अच्छे से याद कर, क्या उसका नाम यही था, कोई और नाम तो नहीं था? अनिल ने तभी कहा। तभी वीरेंद्र थोड़ा दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, नहीं अन्नू, उसका नाम यही था और उसने मुझे यही बोला था कि वो चकोरा गांव में रहती है। और तभी मुझे एकदम याद आया कि वो तो तेरा ही गांव है, तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि तू उसके बारे में नहीं जानता? ये सुनकर अनिल भी सोच में पड़ गया और बोला, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन मैं 100% बोल सकता हूँ कि मेरे गांव में रसिका नाम की कोई लड़की नहीं रहती। इस बात ने वीरेंद्र को सोच में डाल दिया और परेशान कर दिया। चल ठीक है, कोई बात नहीं, चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर वीरेंद्र ने कॉल काट दिया। लेकिन ये बात वीरेंद्र के जहन से उतर नहीं रही थी। अब उसने पंखे की तरफ देखते हुए सोचा, बड़ी अजीब बात है, न तो उस लड़की ने मेरा कॉल उठाया और न ही वो अनिल के गांव से है, तो फिर वो लड़की है कहां से? और उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? झूठ बोला या फिर वो लड़की सच में कोई थी ही नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अपनी रजाई को अपने और करीब खींचते हुए वीरेंद्र की रूह कांप गई। अकेले आश्रम में रहने की वजह से वीरेंद्र खुद को असहज महसूस करने लगा और भगवान का नाम लेने लगा। प्रणाम शैलेश जी, आचार्य गोविंद ने मुझे याद किया। टीवी के जाने माने न्यूज चैनल के मालिक राजीव प्रसाद ने थोड़ा घबराते हुए बोला। तभी शैलेश ने मुंह टेढ़ा करते हुए उसे जवाब दिया, जी आचार्य जी आपसे बात करना चाहते हैं, चलिए वो इस वक्त अपने कमरे में ही है। राजीव शैलेश के साथ आचार्य जी के कमरे में पहुंच गया। प्रणाम आचार्य जी, राजीव ने उनको देखकर कहा। आचार्य गोविंद की आंखें इस वक्त बंद थी, वो अपने ध्यान में लगे हुए थे। तभी उन्होंने मुंह से जवाब देने की बजाय बस अपने हाथ से इशारा कर दिया। आचार्य जी अभी ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आप यहीं पर बैठ जाइए। शैलेश ने राजीव को आचार्य के सामने बिठा दिया। क्या बात है राजीव, अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने में तो इतना ज्यादा मगन हो गया है कि आजकल कुछ भी दिखा रहा है? आचार्य गोविंद ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा। यह सुनकर राजीव एकदम घबरा गया और बोला, आचार्य जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? तभी आचार्य गोविंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने शैलेश के सामने अपना हाथ बढ़ाया। शैलेश ने आचार्य गोविंद के हाथ में एक अखबार दिया और बड़ी बेरहमी से वो अखबार लेकर आचार्य जी ने उसे राजीव के मुंह पर मार दिया। अरे से फ्रंट पेज पर तूने क्या खबर छापी है? और यही खबर उस टीवी में भी चल रही है। आज कल सुबह और शाम
राजीव एकदम घबरा गया और खबर को देखते ही राजीव की सांस अटक गई और वो आचार्य गोविंद को डरते हुए देखने लगा। फ्रंट पेज पर वीरेंद्र के चमत्कारों की खबर छपी हुई थी। तू जानता है ना मैं कौन हूँ राजीव? मैं देश के चुनिंदा आचार्यों में आता हूँ। मेरे आश्रम के बाहर भक्तों की लाइन लगी रहती है। आज तक मेरे आश्रम से कोई भी भक्त निराश होकर नहीं गया। मेरे इतने ज्यादा जानने वाले हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में तेरा चैनल बंद करवा सकता हूँ। धमकी देते हुए आचार्य जी बोले, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि आखिर में मैं हूं तो एक सन्यासी ही ना। लेकिन हाँ, अगर तेरे चैनल की वजह से हमारी छवि खराब हुई या हमारी छवि को दबाने की कोशिश की गई तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आचार्य ने राजीव को धमकाते हुए कहा। राजीव की उसके सामने ऐसी की तैसी हो रही थी। तेरे चैनल पर मेरा जो शो चलता है ना, उससे तुझे न जाने कितनी टीआरपी मिल रही है। अगर मैं चाहूं तो 1 सेकंड में वो शो बंद करवा सकता हूँ। नहीं 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 आचार्य जी, आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। आप बताइए ना, आपकी क्या डिमांड है, मैं उसको जरूर पूरा करूंगा। तभी ये सुनकर आचार्य गोविंद मुस्कुराने लगे। इसी कारण से तो आज राजीव को उन्होंने यहाँ पर बुलाया था। अब वो आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। शैलेश, जरा हमारा पान तो लेकर आ। तभी शैलेश पानदान लेकर आ गया, जिसके अंदर चांदी के वर्क से सजे हुए पान रखे हुए थे। आचार्य गोविंद ने उनमें से एक पान उठाया और अपने मुंह में रख लिया। राजीव अब डरा हुआ हाथ जोड़कर आचार्य के सामने बैठा हुआ था। देख, मेरी डिमांड सिंपल है। वो जो सन्यासी है ना, क्या नाम है उसका? वीरेंद्र। शैलेश ने एकदम कहा, हाँ वही वीरेंद्र। उसको तो तूने इतने आसमान में चढ़ा रखा है, वहां से उसको जमीन मिल गया। ये सुनकर राजीव एकदम हैरान हो गया और आचार्य की शक्ल देखने लगा। तो लेकिन आचार्य जी, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे होगा, कब तक होगा, इस बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब तुझे ही देखना पड़ेगा, ये मुझे पता है। वरना सोच ले, थोड़ी सी टीआरपी बटोरने के चक्कर में तेरी जो बच्ची खुशी टीआरपी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। ये ज्यादा कुछ नहीं, हाँ बस उस सन्यासी को थोड़ा बदनाम कर दे अपने चैनल पे। जब तूने उसके अंदर इतनी अच्छाइयां ढूंढी है तो कोई बुराई भी ढूंढ ले। अपने आत्मा को उसके आश्रम में भेज और उसकी किसी कमी के बारे में उसे पता लगवा। ये सुनकर राजीव चौंक गया और मुस्कुराने लगा। लेकिन आचार्य जी, वो तो खुद ही एक सन्यासी है और सन्यासी होकर वो क्या ही गलत काम कर सकते हैं। तभी आचार्य गोविंद इस बात पर राजीव को लुक देने लगे। अगर वो गलती नहीं कर सकता तो तुझे उससे गलती करवानी होगी। ये सुनकर राजीव हैरान रह गया और बोला, कैसी गलती आचार्य जी? मैं कुछ समझा नहीं। क्या आचार्य के पास ऐसा कोई प्लान है जिससे वो वीरेंद्र का पर्दाफाश करेगा? अपने बुरे इरादों में क्या आचार्य कामयाब हो पाएगा? आखिर चल क्या रहा था उसके दिमाग में? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि वीरेंद्र को अनिल से पता चलता है कि उसके गांव में रसिका नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। दूसरी तरफ आचार्य गोविंद न्यूज चैनल के एडिटर राजीव प्रसाद को अपने पास बुलाकर वीरेंद्र के खिलाफ एक नए प्लान की शुरुआत करते हैं। अब सुनिए आगे। कैसी गलती तपस्वी जी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। आचार्य गोविंद मन में गलत इरादे लेकर हंसने लगे और टीवी चैनल के मालिक राजीव से बोले, राजीव राजीव राजीव, इंडिया में होकर तेरे अंदर बिल्कुल भी चालाकी नहीं है। अभी तो भाई बच्चों वाली बातें करता है यार। मैं थोड़ा दिमाग चला अपना। तूने वो कहावत तो सुनी होगी ना, जहाँ हक ना सही वहां लूट सही, जहाँ सच ना सही वहां झूठ सही। ये सुनकर राजीव एकदम हैरान हो गया। उसको आचार्य जी की बात एक बार में समझ नहीं आई। आचार्य जी, मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं उस सन्यासी को? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस सन्यासी को किसी छोटी बात में फंसा दो और फिर उस बात को न्यूज चैनल पे वायरल कर दो, ताकि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, वो फरेबी साबित हो जाए और दुनिया एक ही बार में सन्यासी वीरेंद्र का नाम भूल जाए और हमेशा हमेशा के लिए उनके मुंह पर सिर्फ आचार्य गोविंद का नाम रहे, यानी कि मैं। ये सुनकर राजीव अपनी जगह पर से खड़ा हो गया और हाथ जोड़ते हुए आचार्य से बोला, आचार्य जी, लेकिन ये सब गलत है। मैंने आज तक अपने करियर में टीआरपी के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन कभी किसी के साथ इस तरह का गलत नहीं किया, कभी किसी को झूठे केस में नहीं फंसाया। हम सच को थोड़ा बड़ा छोटा हम करते हैं, लेकिन हमेशा अपनी मेहनत और सच्चाई से ही काम करते हैं और उसी की दम पर न्यूज चैनल ऊंचाइयों तक पहुंचा है। राजीव की बात सुनकर आचार्य गुस्से में राजीव को घूर रहे थे। नहीं आचार्य जी, मैं ये सब नहीं कर सकता। महज अपने चैनल की टीआरपी के लिए मैं सीधे सच्चे इंसान के साथ गलत नहीं कर सकता। ये सुनकर आचार्य गोविंद मुस्कुराने लगे। उसके बाद शैलेश को अपने पास बुलाते हुए बोले, शैलेश, वो दूसरे न्यूज चैनल का नाम क्या है? हाँ, न्यूज 24/7। हाँ, तो वो लोग कल हमसे पूछ रहे थे ना कुछ, क्या पूछ रहे थे? अरे हाँ, यही कि अगर मैं उनके चैनल के साथ एक नया शो शुरू करना चाहूँ तो? जी गुरु जी। तभी शैलेश ने फौरन जवाब दिया। ये सुनकर राजीव घबराहट के साथ आचार्य की शक्ल देखने लगा। ये तो अच्छी बात है। वैसे भी कुछ लोगों का आजकल एटीट्यूड ही बदल गया है। लगता है टीआरपी उनको उनके हिस्से से ज्यादा मिल रही है ना, इसलिए मैं किसी को झूठे मामले में नहीं फंसा सकता। टीवी चैनल के मालिक राजीव ने छोटी सी आवाज में कहा, ठीक है फिर राजीव प्रसाद, अपने चैनल के लिए किसी और को ढूंढ ले जो तुझे मेरे शो जितना टीआरपी दे दे। आचार्य ने धिक्कार करते हुए कहा और राजीव आचार्य की शक्ल को निराशा और दुख से देखने लगा। ये सरासर ब्लैकमेल था, इसीलिए राजीव असहाय महसूस कर रहा था। अच्छा, वैसे मैं सोच रहा था कि नागराज जी ने मुझे इतने टाइम से किसी भी कर्म के लिए कोई पुण्य नहीं दिया। मैंने तो बीते कुछ दिनों में इतने अच्छे काम भी किए,
उसके बावजूद भी रात के वक्त लेटे लेटे वीरेंद्र के मन में एक शंका आई। तभी वो अपने बिस्तर से उठा और नागराज की मूर्ति के पास जाकर खड़ा हो गया। नागराज जी, मैंने बीते कुछ दिनों में इतने अच्छे काम किए, तारा का कैंसर ठीक कर दिया, उसके बाद शंकर को भी कितना अच्छा इंसान बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे कोई पुण्य नहीं दिया। ऐसे तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर मैं वक्त रहते आपको भेंट कैसे चढ़ा पाऊंगा। अचानक तभी नागराज की मूर्ति की आंखों में लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। इंसान को लालची होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना ही भूल जाए। नागराज की बात सुनकर वीरेंद्र सोच में पड़ गया और ऐसा चेहरा बनाने लगा जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुझे तेरे कर्मों का पुण्य इसलिए नहीं दिया क्योंकि तेरा कर्म अधूरा रह गया था। ये सुनकर वीरेंद्र की भौहें तन गई। तुझे तेरा पुण्य तब मिलेगा जब तेरा कर्म पूरा होगा। शंकर को तूने नेक राह पर लाने की कोशिश तो बहुत करी और वो धीरे धीरे आने भी लगा, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से एक नेक और अच्छा इंसान नहीं बना है। जिस दिन वो पूरे सच्चे मन के साथ उसको बदल देगा, उस दिन मैं तुझे तेरे हिस्से का पुण्य दे दूंगा। नागराज की बात कुछ कुछ वीरेंद्र की समझ में आने लगी, लेकिन साथ में ये भी समझ में आया कि वो अपने सन्यासी से संसारी बनने की राह में अब भी बहुत पीछे खड़ा हुआ है। इसीलिए उसने बेताबी दिखाते हुए आगे पूछा, नागराज जी, मुझे ये भी बताइए, क्या आश्रम में अब कोई और नए लोग आएंगे? मतलब जब तक आश्रम में लोग नहीं आएंगे तो मैं किसी की मदद कैसे करूंगा और पुण्य कैसे कमा पाऊंगा? तभी इस बात पर नागराज ने वीरेंद्र के सिर पर एक टपली मारी। हाँ, वीरेंद्र उछल पड़ा। और किसान, तुझे हर दिन एक मौका मिलता है, लेकिन तू अपने दिमाग का बिना इस्तेमाल करे ही फैसला ले लेता है। वीरेंद्र कुछ समझा नहीं और अपना सिर हिलाने लगा। आज दिन में लोगों की इतनी भीड़ आई थी, उसमें से कोई ना कोई इंसान तो ऐसा जरूर होगा जिसे तेरी मदद की जरूरत होती, लेकिन तूने क्या किया? उनको आश्रम के अंदर ही नहीं आने दिया। ये सुनकर वीरेंद्र एकदम चौंक गया और बोला, अरे मुझे लगा कि शायद वो लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप मुझसे नाराज हो जाओगे, इसलिए मैंने ऐसा किया। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। आगे आने वाला टाइम तेरे लिए वैसे ही कठिन होने वाला है, इसीलिए तुझे लोगों से बच के रहने की जरूरत है। तुझे अपनी आगे की दो आंखों के साथ साथ पीछे की दो आंखों का भी इस्तेमाल करना है और दिमाग का भी पूरा इस्तेमाल करना है, और अपने बीच में उन लोगों को ढूंढना है जो तेरा बुरा करना चाहते हैं। नागराज की बात वीरेंद्र को एक चेतावनी जैसी लग रही थी, इसीलिए उसने हैरान होकर बोला, पीछे की दो आंखें? लेकिन मेरी तो पीछे आंखें हैं ही नहीं, मेरी तो बस दो आंखें हैं, आगे ये देखिए। तब तक नागराज जा चुके थे। तभी वीरेंद्र अपना सिर खुजाते हुए बिस्तर की तरफ जाने लगा। पीछे की दो आंखें? पीछे किसी की आंखें कैसे हो सकती हैं? हर इंसान की बस आगे दो आंखें होती हैं। अगले दिन सुबह का सूरज चढ़ते ही गिने चुने 3 मीडिया रिपोर्टर्स फिर से लंगा आश्रम के बाहर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही वो लोग एकदम सरप्राइज रह गए, क्योंकि सुबह सुबह वीरेंद्र ने अपने आप ही आश्रम के गेट खुले रखे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो ये भगा भगा कर हमें यहाँ की गेट बंद कर रहा था, और आज हमारे स्वागत के लिए इन्होंने दोनों गेट खोलकर रखे। एक रिपोर्टर ने हैरानी के साथ कहा, ठीक है, तुम चलो अंदर चलकर देखते हैं। तभी वो तीनों लोग लंगड़ा आश्रम के अंदर पहुंच गए, लेकिन कल की तरह वो अपने साथ आज कैमरामैन को अंदर लेकर नहीं गए थे। आज वो लोग नॉर्मल विजिटर्स की तरह आश्रम के अंदर गए थे। कहीं फिर से भेड़िए से भागना पड़ा तो? वहीं वीरेंद्र आश्रम के अंदर बैठकर ध्यान लगा रहा था। वो यूं अंदर बैठकर ध्यान करते हुए काफी ज्ञानी लग रहा था। कुछ देर के बाद उसने अपनी आंखें खोली और उन सभी को वहां पर देखकर मुस्कुराने लगा। आइए, आप लोग भी बैठिए यहाँ पर, खड़े क्यों हैं? आप लोग भी मेरे साथ बैठकर ध्यान लगाइए। रिपोर्टर्स वीरेंद्र के इस बर्ताव से थोड़े से हैरान हो गए, लेकिन तभी उन लोगों ने भी अपनी चप्पलें उतारी और वीरेंद्र के इर्द गिर्द अलग अलग आसन पर बैठ गए। उन्हें उम्मीद थी कि वीरेंद्र के साथ वक्त बिताकर कोई ना कोई चमत्कार देखने को मिलेगा। आज आप लोगों के कैमरामैन आपके साथ नहीं आए? वीरेंद्र ने मुस्कुराकर रिपोर्टर से पूछा। तभी उनमें से एक ने कहा, नहीं, आज हम आपको तंग नहीं करना चाहते थे। कल हमारी वजह से बहुत परेशानी हुई आपको, और देखिए आज हम आपकी पसंद के कपड़े भी पहनकर आए। आज मेरी कमीज की स्लीव्स भी फुल है। फीमेल रिपोर्टर छवि ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी इस बात पर वीरेंद्र भी हंसने लगा और उन सभी से बोला, चलिए मैं आप लोगों को पूरा आश्रम दिखाता हूँ। यह आश्रम 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। मेरे गुरु श्री जगत गुरु, जिन्होंने मुझे बचपन से पाला था, यह आश्रम उनके सामने ही बना था। जब वो छोटे थे तो उनका सपना था एक आश्रम बनाने का, जहाँ पर भगवान को याद किया जाए और भक्तों का आना जाना लगा रहे। हालांकि भक्त तो यहाँ ज्यादा आते नहीं है, लेकिन भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा याद हो, इस चीज का मैं ख्याल रखता हूँ। अचानक तभी चलते चलते तीनों रिपोर्टर्स नागराज की मूर्ति के सामने रुक गए। ये मूर्ति किसकी है? इसको देखकर लग रहा है जैसे कि किसी शक्तिशाली राक्षस या फिर नागदूत की मूर्ति हो। तभी वीरेंद्र मुस्कुराते हुए वापस आया और रिपोर्टर छवि की तरफ देखकर बोला, आश्रम में जो भी आता है वो इस मूर्ति को लेकर सवाल जरूर करता है, लेकिन मुझे इस मूर्ति के आगे और पीछे के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं बस ये जानता हूँ कि जब से मैंने होश संभाला था, तब से मैं इस मूर्ति को आश्रम के अंदर देखता हुआ आया हूँ। इस बात पर वो सब अपना सिर हिलाने लगे। शायद ये मूर्ति जगत गुरु ने अपने हाथों से बनाई थी, या फिर उनको किसी ने तोहफे में दी होगी, लेकिन मुझे इस मूर्ति के पीछे के बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। वीरेंद्र ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। वीरेंद्र के साथ रिपोर्टर अंकित और रिपोर्टर रजनीश तो आगे बढ़ गए, लेकिन छवि वहीं रुककर उस मूर्ति को गौर से देख रही थी। कुछ तो अलग है इस मूर्ति के बारे में, बहुत कशिश है इसकी आंखों के अंदर। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये जिंदा होकर मुझसे बात करने लगेगी।
छवि नागराज की मूर्ति के अंदर जैसे खोती जा रही थी। अच्छा सन्यासी जी, अब हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं। इतनी सारी चीजों को देखकर हम सभी थक गए। रिपोर्टर अंकित ने वीरेंद्र से कहा। तभी वीरेंद्र मुस्कुराने लगा और बोला, वैसे दोपहर का भी टाइम हो रहा है, मैं आप सबके लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। वैसे भी यहाँ पहाड़ों पर मैगी खा खाकर आप लोग बोर हो गए होंगे। इस बात पर अंकित और रजनीश हंसने लगे। अंकित, रजनीश, जल्दी इधर आओ। अचानक तभी छवि के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वीरेंद्र ने भी घबराकर उस तरफ देखा और वो लोग फौरन भागकर उस दिशा में गए जहां से रिपोर्टर छवि के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। छवि आश्रम के एक छोटे से कमरे के बाहर खड़ी हुई थी और शॉक्ड नजर आ रही थी। छवि, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? अंकित ने छवि का कंधा पकड़ते हुए कहा। अंकित, रजनीश, वो देखो, इस कमरे के अंदर क्या है? उस कमरे का दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था, तो वो दोनों उस कमरे के अंदर दूर से ही झांकने लगे। लेकिन सब कुछ दिखने में साधारण लग रहा था। क्या है इस कमरे के अंदर और तुम इतनी डरी हुई क्यों नजर आ रही हो? रजनीश ने कहा। पर छवि बहुत ही ज्यादा डरी हुई नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कमरे के अंदर कोई भूत देख लिया। तभी रजनीश और अंकित ने एक दूसरे की शक्ल देखी और वो दोनों उस कमरे के अंदर गए। क्या हुआ छवि, तुम इतना ज्यादा घबरा क्यों रही हो? वीरेंद्र भी मौके पर पहुंच गया। और इस कमरे का दरवाजा तो हमेशा बंद रहता है, तो फिर आज ये कैसे खुला? वीरेंद्र ने छवि से आकर पूछा। लेकिन छवि एकदम वीरेंद्र से दूर हट गई। वो उसको देखकर गंदा सा मुंह बनाने लगी और साथ ही उसने वीरेंद्र को कोई जवाब नहीं दिया। वीरेंद्र इस व्यवहार से और उत्सुक हो गया और उस कमरे के अंदर चला गया। ये बहुत ही पुराना सा और छोटा कमरा था जिसके अंदर ज्यादा रोशनी नहीं थी। अंदर बस एक छोटा सा पीले रंग का बल्ब जल रहा था। उस कमरे के अंदर बहुत बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अंदर इतनी धूल हो रही थी कि अंकित और रजनीश को घुसते ही खांसी होने लगी। वो दोनों अपना हाथ हवा में घुमा घुमा कर अपने मुंह के आगे से धूल हटा रहे थे। अचानक तभी उन दोनों की नजर उस कमरे के सामने वाली दीवार की तरफ गई। वो दोनों एकदम से दंग रह गए। इतनी सारी लड़कियों की फोटो अंकित के मुंह से निकल गया। रजनीश की आंखें भी फटी की फटी रह गई। उस दीवार के ऊपर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई थी। पहले कृतिका, फिर नर्स तन्वी और उसके बाद तारा, और अब मेरा अगला निशाना वो लड़की रिपोर्टर है। रजनीश ने दीवार पर मार्कर से लिखे हुए नोट्स को पढ़ा। तभी वीरेंद्र ने भी घबराते हुए कमरे के अंदर लगी सभी तस्वीरों को देखा तो वो भी हिल गया। आखिर क्या जवाब देगा वीरेंद्र? कहां से आई थी उस कमरे के अंदर इतनी सारी औरतों की फोटोज? क्या कोई वीरेंद्र को फंसाने की कोशिश कर रहा था या सच में वीरेंद्र को औरतों की फोटो इकट्ठी करने का शौक था? आखिर चक्कर क्या था? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि आचार्य गोविंद राजीव को वीरेंद्र